सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी शिक्षिका खुशबू वर्मा। आज की कक्षा में नमक का दरोगा पाठ का प्रश्नोत्तरी हम लोग देखेंगे। हालांकि पिछली कक्षा में हमने प्रश्नोत्तरी का एक हिस्सा देखा, बाकी 3 हिस्से हैं जिन्हें हमें देखना है और इस वीडियो में हम इन तीनों हिस्सों को समझने का प्रयास करेंगे। अमूमन आपकी कक्षा के किताब में प्रश्नोत्तरी भाग को मुख्य तौर पर 4 बिंदुओं में बांटा गया है, जिससे आपकी समझ, आपके विचार में का परिष्करण हो सके और आप एक सभ्य समाज में अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को बेहतर अभिव्यक्त कर सके। तो बच्चों, इस पाठ की प्रश्नोत्तरी में कुल 4 बिंदु हैं। पहला है पाठ के साथ, दूसरा पाठ के आसपास, तीसरा समझाइए तो जरा, चौथा भाषा की बात। पिछली कक्षा में हमने पाठ के साथ के सारे प्रश्नोत्तरों को देखा था, समझा था और एक समझ सारे प्रश्नों पर बनाई थी ताकि उससे हम लिख सकें। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया जरूर देखिए, आपको पाठ की समझ और प्रश्नों को समझने में, उत्तर देने में काफी आसानी होगी। दूसरा है पाठ के आसपास। अभी हम फिलहाल पाठ के आसपास पर चर्चा करेंगे। पाठ के आसपास का पहला प्रश्न है, दारोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित आलोपी दीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं, किसी की भी कहानी जो हमारे मन को छू जाती है या उस कुछ भी पढ़ते हैं, तो एक विचार हमारे मन में भी होता है कि हम होते तो ऐसा करते हैं। हम कभी जिस तरह की घटना बता रहा है, बहुत हम में से बहुत ऐसे होंगे जो ये सोच सकते हैं कि हम तो उसके दरवाजे पर नहीं जाते, मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। इसमें आपके विचार एक संतुलित विचार होने चाहिए। इसमें जब पाठ के प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आपके व्यक्तिगत राय की उम्मीद नहीं की जाती। व्यक्तिगत राय डाइनिंग टेबल डिस्कशन पर या यदि आप किसी महत्वपूर्ण ओहदे पर हैं तो वहां काम करता है, लेकिन जब आप पाठ का उत्तर एक विद्यार्थी के नजरिए से देते हैं तो आपको एक संतुलित उत्तर देना होता है, जिससे यह पता चले कि आप उसके विषय में एक क्या दृष्टिकोण अपना सकते हैं, क्या आपको अपनाना चाहिए। आप क्या अपना रहे हैं यह मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं होता। पाठ का उत्तर लिखते समय यह महत्वपूर्ण होता है कि आपको क्या अपनाना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए आगे के जो भी प्रश्न पाठ के होंगे, हम इस तरह से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रश्न में यह पूछा गया कि वंशीधर ने पंडित आलोपी दीन का जो पेशकश थी वो स्वीकार कर ली। आप होते तो क्या करते? कहानी आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, प्रश्नोत्तरी पाठ के साथ आप देख चुके हैं, तो ऐसे में बच्चों आपका डिसीजन क्या होना चाहिए? डिसीजन जो होना चाहिए वो यह कह सकते हैं हम कि हालांकि वंशीधर जब नमक के दारोगा के पद पर थे तो उन्होंने जो अपना काम किया वह उस वक्त उपयुक्त था, न्यायोचित था, उनके पद की गरिमा के अनुसार, है ना, पद की महत्ता के अनुरूप था। लेकिन हमारा सामाजिक परिवेश ऐसा है, समाज की समझ ऐसी है कि अक्सर
वो ओहदेदार लोगों को, समाज में रसूख वाले लोगों को बाइज्जत बरी कर देती है, भले ही कभी कभी वो गलत काम करते पाए जाते हैं तो भी। यही हुआ मुंशी वंशीधर और पंडित आलोपीदीन के केस में। लेकिन यहाँ कहानीकार ये पूछता है कि आप क्या करते, क्या मुंशी वंशीधर ने जो किया वो सही था? हाँ बच्चों, बिल्कुल सही था। वो इसलिए सही था कि यदि पंडित आलोपीदीन अपने उसी व्यवहार पर जो उन्होंने गलत काम करके और अपने रसूख का इस्तेमाल करके किया, उस वक्त कोर्ट में जब पेशी हुई थी इस केस को लेकर के, नमक की कालाबाजारी को लेकर, उस वक्त जो रूप अख्तियार किया, यदि वही रूप वही व्यवहार वो बाद में भी मुंशी वंशीधर के साथ रखते और उसी एटीट्यूड को रखते हुए यदि वो मुंशी वंशीधर के साथ नौकरी की पेशकश करते, अपनी संपत्ति का मैनेजर नियुक्त करते, तो यह गलत था। लेकिन यह न्यायोचित तब हो जाता है जब पंडित आलोपीदीन का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। वह बिल्कुल मृदु और सहृदयवान व्यक्ति हो जाते हैं और अपने व्यवहार से मुंशी वंशीधर को प्रभावित करते हैं। तब जाकर मुंशीधर उसके मैनेजर का, उनकी पंडित आलोपीदीन के मैनेजर का पद, की संपत्ति के मैनेजर का पद वो स्वीकार करते हैं। ऐसे में उनका यह पद स्वीकार करना न्यायोचित है और उनकी जगह पर, मुंशी वंशीधर की जगह पर यदि हम भी होते तो ऐसा ही करते। प्रश्न का उत्तर आपको ऐसे ही समझकर लिखना है। तर्क सहित आपको समझाया, समझने का प्रयास कीजिए। यदि एक बार वीडियो देखने में आपको ये समझ में नहीं आती है तो कृपया इस वीडियो को पूरा दोबारा चलाकर देखिए। प्रश्नोत्तर बिल्कुल समझ में आएंगे और बिल्कुल आप लिख सकेंगे। ये जरूरी नहीं है कि प्रश्नोत्तर, आप 11-12 के छात्र हैं, सीनियर क्लास है आपका, कि आपको हर एक चीज लिखकर दी जाए। लिखकर और बिल्कुल उत्तर सहित तो आपको किताबों में, गाइड में वगैरह सब जगह मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी समझ हर प्रश्न के साथ बनानी। उस समझ को जब आप एक बार समझ जाएंगे कि यह आंसर क्यों दिया गया, तर्कपूर्ण आंसर, तर्कपूर्ण व्याख्या आपको समझ में आएगी, तो आपके लिए लिखना आसान होगा। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न हम देखेंगे पाठ के आसपास का। नमक विभाग के दारोगा का पद बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में कौन सा ऐसा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे और क्यों? देखिए, बड़ा मजेदार सवाल है। अगर हमको बाहर में डिस्कशन करना हो तो बड़ा मजेदार में हम लोग सारे पदों का नाम गिना देंगे जो हमारे व्यवहारिक जीवन में हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि चूंकि आप विद्यार्थी हैं, क्या हो रहा है या आप क्या कर रहे हैं, यह उत्तर आपको नहीं लिखना है। क्या होना चाहिए, यह उत्तर आपको लिखना है और उसी के अनुरूप अपने दिमाग को सेट करना है, अपने व्यक्तित्व को सुस्थापित करना है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रश्न में हम देखेंगे, इस प्रश्न के उत्तर के अंतर्गत देखेंगे कि आजकल तो समाज में ऐसे बहुत सारे पद हैं जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं, क्योंकि वो पद सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाता है। ठीक है, जैसे सरकारी डॉक्टर का पद हो, IAS अफसर हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, है ना, सरकारी विभाग के बड़े अफसर हो सकते हैं, सेक्रेटेरिएट के लोग हो सकते हैं, बड़े बड़े नेता हो सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें आपकी आय भी अच्छी होती है, मासिक आय जो है एक अच्छी आय भी होती है, और समाज में ये सारे पद आपको प्रतिष्ठा भी दिलाते हैं, सम्मान भी दिलाते हैं। ठीक है,
तीसरा प्रश्न है, अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि जब आपके तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो। ठीक है, जब आपको लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप सारे तर्क अपने हिसाब से कर लेते हैं किसी भी घटना के अनुरूप, लेकिन वो आपकी सारी चीजों के, आपके विचारों के विपरीत हो जाता है, परिस्थितियों के प्रतिकूल वह हो जाता है। तो ऐसा हम अक्सर देखते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं जो रसूख वाले होते हैं, है ना, वो अक्सर उनके गुनाह छिप जाया करते हैं, उन्हें बेल मिल जाती है, जेल नहीं होती, वो अच्छे से समाज में घूमते हैं। ऐसे अनेकानेक केस हैं जिसका उदाहरण आप लिख सकते हैं, आपको मिलते हैं जिंदगी में। बहुत सारे उदाहरण हैं आपके आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी। ठीक है, प्रश्न 4 है, पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा यह बात विशिष्ट संदर्भ में कही गई थी, अपने निजी अनुभवों के आधार पर बताइए। ठीक है, इस प्रश्न में एक संदर्भ दिया गया है जिसमें वृद्ध मुंशी अपने बेटे के लिए कहते हैं, जब वह नमक का दारोगा पद से सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित कर दिया जाता है उनको, और वो चुपचाप घर आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह कहा गया है। ठीक है, पहला अनुभव के आधार पर आपको बताना है, निजी अनुभव बताना है। जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो, तो पढ़ना लिखना व्यर्थ कब लगता है इंसान को? हर इंसान, कोई भी आदमी पढ़ाई लिखाई या सोच कर करता है कि हमें एक अच्छी नौकरी मिले, अच्छा काम मिले, जिस अनुरूप मैंने पढ़ाई की है उस अनुरूप मुझे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिले। लेकिन ऐसा जब नहीं होता तब लगता है कि इतना पढ़ना लिखना बेकार गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बेहतर समझ में आ रहा होगा, जब पढ़ना लिखना व्यर्थ लगे। दूसरा है ख, जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो। जब भी हम किसी भी समस्या का समाधान अपनी पढ़ाई लिखाई के बलबूते कर पाते हैं, या फिर जब हम पढ़ लिखकर जिस अनुरूप हमारी पढ़ाई है उस अनुरूप हमें पद मिल जाता है, तो हमें लगता है कि हमारा पढ़ना लिखना सार्थक हुआ। तीसरा है, गांव में देखेंगे पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा, साक्षरता अथवा शिक्षा। शिक्षा और साक्षरता में बहुत अंतर है बच्चों। साक्षरता का मतलब ये होता है कि साक्षरता के अंतर्गत हम लोग पढ़ना लिखना सीखते हैं, है ना, लिखाई पढ़ाई कर सकते हैं, परंतु शिक्षा आपके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास को परिलक्षित करती है, और आपका व्यवहार, आपका बात विचार, आप जो काम करते हैं, आप जो बोलते हैं, आपकी भाषा, आपका चाल चलन, सब कुछ आपकी शिक्षा पर डिपेंड करता है कि आपने जो शिक्षा ग्रहण की उसका स्तर क्या है। ठीक है, और शिक्षा और साक्षरता दोनों कभी भी समान नहीं होते। हाँ, ये जरूर है कि शिक्षा का पहला स्तर साक्षरता ही होता है। साक्षर आज वो हर व्यक्ति है जो कम से कम अपना सिग्नेचर करना जानता है, पर शिक्षा का मतलब आपको केवल सिग्नेचर करने लायक बनाना नहीं होता। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे 5वां प्रश्न है, 5 के आसपास का 5वां प्रश्न है, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। यह वाक्य समाज में लड़कियों की किस स्थिति की वास्तविकता को प्रकट करता है? यानी कि लड़कियों को पढ़ने के लिए किसी विशेष गाइडलाइन की जरूरत नहीं पड़ती, किसी कोई विशेष मशक्कत नहीं करनी पड़ती। वो घास फूस की तरह, जैसे सब बढ़ रहे हैं, घास फूस बढ़ते हैं, उनको किसी विशेष प्रयोजन से, विशेष मेहनत से नहीं संवारा जाता। उसी तरह लड़कियों को भी विशेष संवारने की जरूरत नहीं होती। वो परिस्थिति उनके पास जैसे आती, समय जैसा होता है, वैसे वो बढ़ती चली जाती हैं। और यह वाक्य जो है
बताता है कि समाज में आज भी लड़कियों को बहुत एक व्यापक स्तर पर कहें या अमूमन एक मोटे स्तर पर इस बात को समझें कि आज भी समाज में लड़कियों को बोझ समझा जाता है और किसी तरह शादी ब्याह करके उनको उनकी जिंदगी का पाठ लिख दिया जाता है। ठीक है। पाठ के आसपास का छठा प्रश्न है बच्चों, इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने यह कर्म किया बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचलता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। अपने आसपास आलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, लिखिए। बिल्कुल, यह देखने समझने की बात है। आज आपके लोकेलिटी में, आपके स्थानीयता पर, आपके आसपास का कोई रसूख वाला व्यक्ति गिरफ्तार हो जाए या नेता गिरफ्तार हो जाए या कोई पद प्रतिष्ठा वाला आदमी गिरफ्तार हो जाए तो हम ये नहीं सोचते कि उसने ऐसा कौन सा कर्म किया कि गिरफ्तार हो गया। हम ये सोचते आखिर ये गिरफ्तार हुआ कैसे। इसके जैसा बुद्धि वाला इंसान, इसके जैसा वाकपटु इंसान, कानून के पंजे में आना एक सोचने वाली बात है। यही बात उस वक्त पंडित आलोपीदीन के लिए सारी भीड़ सोच रही थी और यही सोचकर भीड़ का मजमा लगा था। न्याय किसके पक्ष में जाता है, कौन हारता है, कौन जीतता है, कौन सच्चा है, कौन झूठा, इससे भीड़ को कोई मतलब नहीं होता। ठीक है बच्चों, अगर आप ऐसे व्यक्ति, ऐसी स्थिति को अपने आसपास देखते हैं तो क्या समझ में आएगा। हमको यह कोशिश करनी चाहिए, हमें यह सोचना चाहिए कि चाहे स्थिति जो भी हो, न्याय निष्पक्ष होना चाहिए। जो गलत है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए और जो सही है उसको उसके हिसाब से सम्मान मिलना चाहिए, उसके अनुरूप सम्मान मिलना चाहिए। इस तरह नमक के दारोगा का पाठ के आसपास की प्रश्नोत्तरी हम समझे। तीसरे बिंदु पर आए तो इसमें है समझाइए तो जरा। आपने पाठ कितना समझा है, यह समझने के लिए, यह आंकने के लिए यह कॉलम दिया गया है। क्योंकि हम किसी भी चीज को तब समझा सकते हैं बच्चों जब उसकी पूरी समझ हमारे अंदर हो, है ना। तो समझाइए तो जरा के अंतर्गत हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर होना चाहिए। ठीक है। यह संदर्भ तब का है जब मुंशी वंशीधर अपनी पढ़ाई संपन्न करके, पूरी करके नौकरी के लिए जाते हैं तो उनके वृद्ध पिता समाज की वास्तविकता, ठोस वास्तविकता और घर की परिस्थिति को रूबरू करते हुए, उनसे रूबरू होते हुए, उनको समझाते हुए बताते हैं और तभी ये वाक्य वो कहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस वाक्य का अर्थ है कि ऐसी नौकरी खोजो जहां पद क्या है इस पर ध्यान नहीं देना। ये नहीं सोचना कि ये पद मेरे योग्यता के अनुसार है या नहीं, मैं मेरे व्यक्तित्व के अनुसार है या नहीं। नौकरी कोई भी मिले यह ध्यान देना कि उसमें ऊपरी आमदनी कितनी है। पाठ को पढ़ाते वक्त, समझाते वक्त आपको यह बेहतर समझाया गया था। ठीक है। वेतन चाहे जितना भी कम हो, कमाई ऊपरी अधिक होनी चाहिए और इसी में बरकत होती है। इस दूसरा प्रश्न है, इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही सहायक था। जब पंडित आलोपीदीन के पक्ष में न्याय हो जाता है और अनमने से मुंशी वंशीधर अपने घर आ जाते हैं, वहां से यह तो साबित हो जाता है कि मुंशी वंशीधर के सच्चे होने के बावजूद उनके साथ कोई नहीं था, उनका अपना महकमा भी नहीं था, डिपार्टमेंट भी नहीं था। लेकिन बच्चों,
ऐसे ही समय पर यह पंक्ति कही गई है कि वंशीधर एक सच्चे, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे और ऐसे इंसान का पथ प्रदर्शक उसका मित्र होता है और उसके सहायक उसके अपने गुण ही होते हैं, है ना। उसकी क्वालिटी, उसमें जो उसका जो व्यक्तित्व है, उसके व्यक्तित्व की जो गरिमा है, उसके जो गुण है, वही उसके साथ निभाते हैं। बाकी दुनिया में कोई साथ नहीं निभाता। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा था, बहुत ही फेमस पंक्ति है उनकी, एकला चलो रे, जब कोई आपका साथ नहीं दे। यदि आप सच्चे हैं, आप विवेक से कोई निर्णय लेते हैं, तो अगर आपका कोई भी साथ नहीं दे तो आप अकेले चलिए, है ना। मंजिल ऑटोमेटिक मिल जाएगी। अगर आप सच्चे हैं तो आपके साथ लोग बिल्कुल जुड़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, है ना। यानी तर्क ने भ्रम का, पहले से जो हम सोचते बुनते आ रहे हैं उसको तर्क स्पष्ट कर देता है, ठीक है। चौथा है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। इसका अर्थ यह हुआ बच्चों, यहाँ पर देखेंगे इस पंक्ति में कि न्याय और नीति क्या है, सब लक्ष्मी के, लक्ष्मी यानी धन के खिलौने हैं। जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास पैसा है, ओहदा है ना, उसी के पास नीति भी है और न्याय भी है, जिसे वह अपने हिसाब से नचा सकती है। नचाने का मतलब हुआ कि अपने पक्ष में कर सकती है। निराला के भी बहुत बेहतर पंक्ति है ये, जिधर अन्याय है उधर शक्ति। आप धीरे धीरे जब आगे पढ़ेंगे तो इस बात को समझेंगे, क्योंकि यह सामाजिक सत्य है ना। इसलिए यह पंक्ति कभी सभी के जुबान पर होती है। पांचवा प्रश्न है बच्चों, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। इसका अर्थ है यह है कि भले ही समाज को या भीड़ को या किसी को भी उस वस्तु विशेष के बारे में, व्यक्ति विशेष के बारे में कोई जानकारी नहीं हो, फिर भी वो अपनी राय देने से नहीं चूकते। जैसे राजनीति में कहा गया, राजनीति आज तक कोई नहीं समझ सका, लेकिन सब समझते हैं कि मैं प्रकांड पंडित हूं। तो इस संदर्भ का, इस वाक्य का यही मतलब है, दुनिया अपने जीव से जागती है, नहीं वही कहीं भी अपना स्टेटमेंट देने से नहीं चूकती है।